भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 6 प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय के अलावा आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए 4 मुख्य प्रकार के आपराधिक न्यायालय होंगे। नंबर 1, सत्र न्यायालय। यह किसी भी जिले का सबसे बड़ा आपराधिक न्यायालय होता है। इसका गठन राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय की सलाह पर किया जाता है। यहाँ गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है। नंबर 2, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। यह न्यायालय सत्र न्यायालय के अधीन कार्य करता है। यह मजिस्ट्रेट गंभीर प्रकृति के मामलों की सुनवाई करते हैं। कानून के अनुसार उचित सलाह जैसे 3 साल तक की कैद या जुर्माना देने का अधिकार रखते हैं। द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। यह न्यायालय भी न्यायिक मजिस्ट्रेट की श्रेणी में आता है, लेकिन इसके पास प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की तुलना में थोड़े कम अधिकार होते हैं। ये आमतौर पर छोटे मामलों की सुनवाई करते हैं और 1 साल तक की सज़ा या सीमित जुर्माना लगा सकते हैं। नंबर 4, कार्यकारी मजिस्ट्रेट। यह मजिस्ट्रेट मुख्य रूप से कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जिला मजिस्ट्रेट (DM), अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) और उप विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) इसी श्रेणी में आते हैं। नोट: यह सभी न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होते हैं और आपराधिक न्याय प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 7 आपराधिक न्यायालयों के प्रादेशिक विभाजनों और प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में प्रावधान करता है। नंबर 1, सत्र प्रभाग और जिले। प्रत्येक राज्य का एक सत्र प्रभाग होगा या कई सत्र प्रभागों से मिलकर बनेगा। इस सत्र प्रभागों को संहिता के उद्देश्यों के लिए जिला माना जाएगा। नंबर 2, महानगरीय क्षेत्र। प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र इस संहिता के लिए एक अन्य सत्र प्रभाग और जिला माना जाएगा। नंबर 3, सीमाओं में परिवर्तन। यह राज्य सरकार उच्च न्यायालय के विचार विमर्श करने के बाद इन प्रभागों और जिलों की सीमाओं या उसकी संख्या में बदलाव कर सकती है। नंबर 4, उपमंडल। राज्य सरकार उच्च न्यायालय की सलाह से किसी भी जिले को उपमंडलों में विभाजित कर सकती है। नंबर 5, पूर्व निर्धारित विभाग। इन नई संहिता BNSS के लागू होने से पहले राज्य में जो भी सत्र प्रभाग, जिले या उपमंडल मौजूद थे, वे इसी धारा के अंतर्गत गठित माने जाएंगे। नोट: इन प्रावधानों का उद्देश्य आपराधिक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट और सुव्यवस्थित करना है, ताकि न्यायिक कार्य प्रभावी और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 8 सत्र न्यायालय की स्थापना और उससे संबंधित प्रावधान के बारे में बताता है। नंबर 1, सत्र न्यायालय की स्थापना। राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सत्र न्यायालय स्थापित करेगी। नंबर 2, न्यायाधीशों की नियुक्ति। प्रत्येक सत्र न्यायालय की अध्यक्षता एक न्यायाधीश करेंगे, जिनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। नंबर 3, अतिरिक्त न्यायाधीश। उच्च न्यायालय सत्र न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए अपर या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकता है। दूसरे खंड में कार्यभार। उच्च न्यायालय द्वारा किसी एक सेशन खंड के सत्र न्यायाधीश को दूसरे खंड का अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकता है। रिक्तियों का प्रबंधन। यदि सत्र न्यायाधीश का पद रिक्त है तो उच्च न्यायालय किसी तत्काल आवश्यक आवेदन के निपटान के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की व्यवस्था कर सकता है। नोट: उपरोक्त प्रावधानों का उद्देश्य सत्र न्यायालयों के सुचारू संचालन, न्यायिक कार्यों के समय पर निपटान और न्याय प्रशासन को प्रभावी बनाना है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 9 न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों की स्थापना और कार्यप्रणाली से संबंधित प्रावधान के बारे में बताता है। नंबर 1, न्यायालयों की स्थापना। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से प्रत्येक जिले में महानगर क्षेत्रों को छोड़कर जितने चाहे उतने न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय स्थापित कर सकती है। नंबर 2, न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालय इन न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति करता है। नंबर 3, विशेष न्यायालय। उच्च न्यायालय राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी विशेष मामलों या मामलों के वर्ग की सुनवाई के लिए किसी भी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को उन स्थानीय क्षेत्र के लिए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नामित कर सकता है। नंबर 4, सिविल न्यायाधीशों की नियुक्ति। यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय की सहमति से किसी सिविल न्यायालय के न्यायाधीश को न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी प्रदान कर सकती है। नोट: यह धारा न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों की स्थापना,
न्यायाधीशों की नियुक्ति और विशेष मामलों की सुनवाई के लिए लचीला और प्रभावी प्रावधान प्रदान करती है, जिससे आपराधिक मामलों के निष्पक्ष और त्वरित निपटारा संभव होता है। नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 10 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति और शक्तियाँ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति। उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों को छोड़कर में प्रथम श्रेणी के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट को उस जिले का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। नंबर 2, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। उच्च न्यायालय प्रथम श्रेणी के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर सकता है, जिसे सीजेएम का सभी या कुछ शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट। उच्च न्यायालय आवश्यकता अनुसार उपमंडल में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। पर्यवेक्षण और नियंत्रण। उप विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण में रहते हुए अपने क्षेत्र के अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों के कार्य पर निगरानी और नियंत्रण रखते हैं। नोट: इन प्रावधानों का उद्देश्य जिलों और उपमंडलों में आपराधिक न्यायालयों के प्रशासन को सुव्यवस्थित करना, न्यायिक कार्यों में समन्वय बनाए रखना और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करना है। नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 11 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति और उनकी शक्तियाँ। नंबर 1, नियुक्तियों का आधार। केंद्र और राज्य सरकार के अनुरोध पर उच्च न्यायालय ऐसे व्यक्तियों को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता हो या कर चुका हो। नंबर 2, पात्रता। संबंधित व्यक्ति के पास कानूनी मामलों से जुड़ा आवश्यक अनुभव या योग्यता होना चाहिए जो उच्च न्यायालय द्वारा नियमों के अनुसार तय किए जाए। नंबर 3, शक्तियाँ। ऐसे मजिस्ट्रेट को किसी विशेष मामले या विशेष प्रकार के मामलों की सुनवाई के लिए प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान की जा सकती हैं। नंबर 4, कार्यकाल। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति एक बार में 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं की जाती है, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा आवश्यकता अनुसार सामान्य या विशेष आदेश के जरिए निर्देशित किया जा सकता है। नोट: यह प्रावधान सरकार को विशिष्ट मामलों की सुनवाई के लिए योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों की सहायता से न्याय प्रक्रिया को प्रभावी और त्वरित बनाने में मदद करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 12 न्यायिक मजिस्ट्रेटों का स्थानीय क्षेत्राधिकार। नंबर 1, क्षेत्राधिकार का निर्धारण। उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं समय समय पर निर्धारित कर सकते हैं जिनके भीतर धारा 9 या धारा 11 के तहत नियुक्त मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। नंबर 2, पूरे जिले में अधिकारिता। यदि कोई विशेष सीमा निर्धारित नहीं की गई है तो प्रत्येक मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार पूरे जिले में सर्वत्र जिले भर में होगा। नंबर 3, बैठक का स्थान। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अपना न्यायालय उन स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान पर आयोजित कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें स्थापित किया गया है। नोट: इस धारा का उद्देश्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों के कार्य क्षेत्र को स्पष्ट करना और आपराधिक मामलों के प्रभावी एवं सुव्यवस्थित निपटारे के लिए क्षेत्राधिकार की सीमा को निर्धारित करना है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 13 न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अधीनता। नंबर 1, सत्र न्यायाधीशों के अधीन। प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम सत्र न्यायाधीश के अधीनस्थ नीचे होता है। नंबर 2, मजिस्ट्रेटों की अधीनता। अन्य सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश के सामान्य नियंत्रण और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम के अधीन रहकर कार्य करते हैं। नंबर 3, कार्य का बंटवारा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कानून के अनुसार अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों के बीच काम के वितरण के लिए नियम बना सकते हैं या विशेष आदेश जारी कर सकते हैं। नोट: इस व्यवस्था का उद्देश्य न्यायिक कार्यों में अनुशासन, समन्वय और प्रभावशीलता सुनिश्चित करना है ताकि आपराधिक मामलों का निष्पक्ष और त्वरित निपटारा हो सके। नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 14 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति, शक्तियाँ और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। नंबर 1, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में जितने चाहे उतने कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है और उन्हीं में से एक को जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करती है। नंबर 2, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट।
राज्य सरकार किसी भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर सकती है। नंबर 3, जिला मजिस्ट्रेट का प्रभार। यदि किसी कारणवश जिला मजिस्ट्रेट का पद रिक्त हो जाता है तो राज्य सरकार द्वारा नया न्यायाधीश नियुक्त करने तक कोई अन्य अधिकारी को अस्थायी रूप से प्रभाव लेता है, वह जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का उपयोग करेगा। नंबर 4, उपमंडल मजिस्ट्रेट एसडीएम। राज्य सरकार किसी भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जिले के किसी उपमंडल का प्रभार सौंप सकती है, जिसे उपमंडल मजिस्ट्रेट एसडीएम कहा जाएगा। नोट: कार्यपालक मजिस्ट्रेट कानून व्यवस्था बनाए रखने, शांति भंग की रोकथाम, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करने और प्रशासनिक कार्यों के निर्वहन के लिए जिम्मेदार होती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 15, विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट। नंबर 1, नियुक्ति का अधिकार। राज्य सरकार किसी भी विशेष क्षेत्र या विशेष कार्य के निष्पादन के लिए विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। उदाहरण: दंगा नियंत्रण, राहत कार्य, चुनाव व्यवस्था, जन व्यवस्था बनाए रखना आदि विशेष कार्यों के लिए ऐसी नियुक्ति की जा सकती है। नंबर 2, किसे नियुक्त किया जा सकता है। राज्य सरकार कार्यकारी मजिस्ट्रेट के साथ साथ किसी भी ऐसे पुलिस अधिकारी को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है जो पुलिस अधीक्षक या उससे उच्च रैंक का हो। उद्देश्य: विशेष परिस्थितियों में प्रभावी प्रशासन और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना, जनहित, शांति और व्यवस्था की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 16, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय क्षेत्राधिकार। नंबर 1, स्थानीय सीमाओं का निर्धारण। राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाओं को तय कर सकते हैं जिनके भीतर कार्यपालक मजिस्ट्रेट इस संहिता के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। उद्देश्य: जिला प्रशासन के कार्यों को प्रभावी, सुव्यवस्थित और क्षेत्र विशेष की जरूरतों के अनुसार संचालित करना। नंबर 2, अधिकारिता का विस्तार। उन सीमाओं के निर्धारण के अलावा प्रत्येक कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार सामान्य तौर पर पूरे जिले में हर जगह होगा। प्रभाव: जिले में शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट और व्यवस्थित रहता है। नोट: यह धारा जिला मजिस्ट्रेट को लचीलेपन के साथ स्थानीय प्रशासन को संगठित करने और कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने का अधिकार देता है। नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस धारा 17, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की अधीनता। नंबर 1, अधीनता का नियम। प्रत्येक कार्यपालक मजिस्ट्रेट विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को छोड़कर जिला मजिस्ट्रेट डीएम के अधीनस्थ होंगे। नंबर 2, उपमंडल मजिस्ट्रेट का नियंत्रण। हर कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिले के उपमंडल मजिस्ट्रेट को छोड़कर उस उपमंडल मजिस्ट्रेट एसडीएम के समान नियंत्रण के अधीन होंगे जिसके अंतर्गत वे काम कर रहे हैं। नंबर 3, कार्य आवंटन। जिला मजिस्ट्रेट डीएम कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के बीच उनके कार्यों का वितरण और व्यवस्था कर सकते हैं। नंबर 4, सरल अर्थ। यह धारा प्रशासनिक और कार्यकारी मजिस्ट्रेटों के बीच पदानुक्रम तय करती है ताकि जिले में शांति व्यवस्था और प्रशासनिक कार्य जिला मजिस्ट्रेट डीएम के नेतृत्व और निर्देश में सुव्यवस्थित ढंग से चल सके। अधीनता का पदानुक्रम: सबसे ऊपर जिला मजिस्ट्रेट होगा, उसके नीचे 2 उपमंडल मजिस्ट्रेट होंगे और उन दोनों उपमंडल मजिस्ट्रेटों के नीचे 4 कार्यपालक मजिस्ट्रेट होंगे। सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट डीएम के अधीनस्थ होंगे। अपने उपमंडल के अंतर्गत अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट पर सामान्य नियंत्रण होगा। अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हुए डीएम के नियंत्रण में तथा अंतर डीएम के अधीनस्थ कार्य करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट कार्य का वितरण, पर्यवेक्षण और समन्वय सुनिश्चित करना। उद्देश्य: जिले में कानून व्यवस्था, शांति और प्रशासनिक कार्यों को प्रभावी, समन्वित और अनुशासित तरीके से संचालित करना। सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपनी समन्वय और पदानुक्रम में रहकर कार्य करें। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 18, लोक अभियोजन की नियुक्ति, भूमिका और पात्रता।
नंबर 1, उच्च न्यायालय के लिए। केंद्र सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से लोक अभियोजक पीपी तथा अपर लोक अभियोजक नियुक्त करती है। नंबर 2, जिला और विशेष मामले। राज्य सरकार जिले के लिए लोक अभियोजक पीपी नियुक्त करती है। राज्य सरकार अपर लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकती है। केंद्र सरकार किसी विशेष मामले या मामलों के वर्ग के लिए लोक अभियोजक नियुक्त कर सकते हैं। दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान। दिल्ली में केंद्र सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक नियुक्त करती है। योग्यता और प्रक्रिया। योग्यता। लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के पद के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 7 वर्ष की अधिवक्ता के रूप में अनुभव होना आवश्यक है। पैनल प्रक्रिया। जिला मजिस्ट्रेट सेशन जज से परामर्श करके उम्मीदवार को पैनल बनाते हैं जिनमें से नियुक्ति की जाती है। भूमिका। लोक अभियोजक सरकार की ओर से न्यायालय के अभियोजक पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपराधों में राज्य के हितों की रक्षा करते हैं। नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 19 सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति और भूमिका के बारे में बताते हैं। नंबर 1, नियुक्ति। धारा 19 के खंड 1 के अनुसार राज्य सरकार मजिस्ट्रेट अदालतों के मुकदमों के संचालन के लिए सहायक लोक अभियोजकों APPS की नियुक्ति करती है। केंद्र सरकार भी मजिस्ट्रेट अदालतों के मुकदमों के संचालन के लिए सहायक लोक अभियोजक APPS की नियुक्ति करती है। नंबर 2, विशेष नियुक्ति। धारा 19 के खंड 3 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार को सूचित कर किसी अन्य व्यक्ति को मुकदमे के संचालन के लिए नियुक्त कर सकती है। नंबर 3, अयोग्यता। धारा 19 के खंड 4 के अनुसार निम्न अधिकारी सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त नहीं किए जा सकते। जांच में शामिल पुलिस अधिकारी नियुक्त नहीं किया जा सकता। इंस्पेक्टर से कम रैंक का कोई भी पुलिस अधिकारी नियुक्त नहीं किया जा सकता। भूमिका। सहायक लोक अभियोजक मजिस्ट्रेट अदालतों में राज्य केंद्र सरकार की ओर से मामलों की पैरवी करते हैं, साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं और न्यायालय को न्याय दिलाने में सहायता करते हैं। नोट: यह धारा मजिस्ट्रेट अदालतों में निष्पक्ष और प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 20 अभियोजक निर्देशालय की स्थापना और गठन। यह पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 25(1) के समकक्ष है। नंबर 1, गठन। राज्य सरकार राज्य स्तर पर एक अभियोजक निर्देशालय स्थापित करेगी। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में जिला अभियोजक निर्देशालय स्थापित करेगी। नंबर 2, राज्य स्तर पर प्रमुख। राज्य अभियोजक निर्देशालय का प्रधान अभियोजक निर्देशक होता है। यह राज्य के गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। नंबर 3, पात्रता और अनुभव। अभियोजक निर्देशक या उप निर्देशक के लिए कम से कम 15 वर्ष का वकालत का अनुभव या सेशन न्यायाधीश होना चाहिए। सहायक निर्देशक के लिए कम से कम 7 वर्ष का वकालत का अनुभव या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का अनुभव होना चाहिए। नंबर 4, कार्य और जिम्मेदारियां। आपराधिक मामलों की निगरानी करना, मामलों की कार्रवाई में तेजी लाना, पुलिस रिपोर्टों की जांच करना, सरकार को अपील दाखिल करने या ना करने पर सलाह देना। 5वां, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। यह संहिता BNSS में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है। संक्षेप में, धारा 20 का उद्देश्य अभियोजन तंत्र को संगठित, पेशेवर और प्रभावी बनाना है ताकि आपराधिक न्याय प्रणाली में पारदर्शिता, गति और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।